हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सीएससी गेट हब। आज जो सब्जेक्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे इस चैनल सीएससी गेट हब में वो है कंपाइलर। कंपाइलर के गेट में कुछ फिक्स्ड क्वेश्चंस हैं, कुछ पैटर्न्स हैं, वो ज़रूर आते हैं। वो गेट में जो क्वेश्चंस आते हैं ना कंपाइलर्स के, वो मैक्सिमम चांसेस हैं कि वो कहाँ तक के आइदर लेक्सिकल एनालाइजर जो फेज़ है उसके, या फिर वो सिंटैक्स एनालाइजर या सिमेंटिक एनालाइजर, इन 3 फेजेस के क्वेश्चंस मैक्सिमम ले आते हैं। ये फेजेस क्या हैं एंड ऑल ये सब हम अभी डिस्कस करेंगे, बट इंपॉर्टेंट अगर हम कंपाइलर की बात करें फॉर द गेट पर्पस तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं वो सिंटैक्स एनालाइजर से होते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारा कंपाइलर क्या होता है, फिर हम एक एक फेज डिस्कस करेंगे शॉर्टली आज के इंट्रोडक्शन पार्ट में, एंड देन उसमें से क्या इंपॉर्टेंट है हम वो डिस्कस करेंगे, एंड देन पूरे हमारे सेशन में हमारा कंप्लीट हमारा कंपाइलर देखेंगे और हम कंसंट्रेट मैक्सिममली उस पर करेंगे जो गेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। इंट्रोडक्शन, अगर हम कंपाइलर में हम नॉर्मली कंपाइलर की डेफिनेशन देखें, एज यूजुअल एवरीवन नोज कि कंपाइलर क्या है। कंपाइलर बेसिकली एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज को बेसिकली अनदर लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, एंड मैक्सिमम चांसेस में वो जो अनदर लैंग्वेज होती है वो क्या होती है, लो लैंग्वेज होती है, लो लेवल लैंग्वेज होती है। ओके, नाउ इट्स अपॉन द पर्टिकुलर कंपाइलर्स कि किस हम कंपाइलर की हम बात कर रहे हैं। लाइक अगर हम C++ के कंपाइलर की बात करें तो असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। हम जावा में जो JVM है उसकी बात करें तो वो बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। दैट्स अपॉन द पर्टिकुलर कंपाइलर, जो पर्टिकुलर कंपाइलर्स हैं। तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन तो यही होती है कि वो हाई लेवल लैंग्वेज है, वन टाइप ऑफ लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। हाई लेवल लैंग्वेज को किसी अनदर लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, एंड मैक्सिमम चांसेस वो अनदर लेवल लैंग्वेज जो होती है वो होती है लो लेवल की लैंग्वेज। ओके, तो बेसिकली ये होता है कंपाइलर। कंपाइलर कुछ नहीं है, एक सॉफ्टवेयर ही है, प्रोग्राम ही है हमारा, जो कि एक हाई लेवल लैंग्वेज को पर्टिकुलर किसी अनदर फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, जिसे हम टारगेट लैंग्वेज भी बोलते हैं। अब उसके कुछ फेजेस होते हैं। जो कंपाइलर है वो स्टेप बाय स्टेप, हर स्टेप पे कुछ कुछ चीज़ें हमारे प्रोग्राम में से चेक करता है एंड देन उसको कन्वर्ट करता है। मतलब जो हाई लेवल लैंग्वेज में जो भी हमने प्रोग्राम लिखा है उसमें वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करता है। ऑब्वियसली जब हम कंपाइल करते हैं विद इन अ सेकेंड वो हमें कंपाइल करके देता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ आवर CPU और प्रोसेसर। बट इनडायरेक्टली जो उसमें काम चल रहा होता है ना वो स्टेप बाय स्टेप होता है। हर जैसे हमारा प्रोग्राम होता है उसमें टॉप टू बॉटम स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट होता है वो, बट आउटपुट हमारे विद इन सेकेंड्स आ जाते हैं, नैनो सेकेंड्स में आते हैं। सिमिलरली कंपाइलर में भी कुछ फेजेस होते हैं, स्टेप बाय स्टेप वो हर फेज में कुछ इंडिविजुअल वर्क परफॉर्म करता है। अब वो इंडिविजुअल वर्क क्या परफॉर्म कर रहा है वो चीज़ हम देखते हैं आज के फेजेस में। तो हम डिस्कस करते हैं, डायरेक्टली हमारे फेजेस पे आते हैं। ओके, कि फेजेस क्या होते हैं कंपाइलर में। तो बेसिकली 6 फेजेस होते हैं कंपाइलर के। नॉर्मली ये 2 फेजेस हर उसमें कंपलसरी होते हैं, दैट्स वाई इन्हें हम वो नहीं, क्योंकि हर उस फेज़ में इनका रोल होता है। बट जो मेजर फेजेस हैं वो ये 6 फेजेस हैं एक कंपाइलर के। हर फेज़ अपना एक रोल परफॉर्म करता है एंड हर फेज़ के लिए एक इनपुट और कुछ आउटपुट होगा उसका। ऑब्वियसली हम कुछ इनपुट दे रहे हैं तो वो उसका करॉस्पॉन्डिंग कोई आउटपुट जनरेट करेगा। उस आउटपुट में उसका पर्टिकुलर उसने जो भी प्रोसेस परफॉर्म की हुई है वो प्रोसेस के बाद जो चीज़ जनरेट हुई है वो उसका आउटपुट होगा। तो इनिशियली अगर हम बात करें, ऑब्वियसली हम क्या कर रहे हैं, हमारे प्रोग्राम को इनपुट करेंगे। और इनपुट क्या होगा, डेफिनेटली हमारा हाई लेवल का प्रोग्राम होगा, तो उसे हमने क्या नेम दे दिया, सोर्स प्रोग्राम दे दिया। नाउ फर्स्ट फेज इज व्हाट, लेक्सिकल एनालाइजर। लेक्सिकल एनालाइजर क्या होता है, लेक्सिकल एनालाइजर सबसे टॉप मोस्ट और फर्स्ट फेज है जिसमें से हमारा प्रोग्राम पास होता है। वो क्या करता है, वो टोकन्स आइडेंटिफाई करने के काम करता है। यहाँ से इसमें जो आएंगे आउटपुट आएगा वो क्या आता है, टोकन्स आता है। लेट मी यूज अ डिफरेंट पेन। यहाँ से ये क्या जनरेट करेगा, टोकन्स जनरेट करता है। अब बात आती है टोकन्स क्या हैं। टोकन्स क्या चीज़ होती हैं बेसिकली, ये क्या करेगा, लेक्सिकल बेसिकली अगर हम एरर हैंडलर की बात करें तो एरर हैंडलर क्या है, यहाँ से लेक्सिकल एनालाइजर है तो किस टाइप के एरर्स देखेगा, लेक्सिकल एरर देखेगा और आउटपुट में हमें टोकन मिलते हैं। अब टोकन की बात करें तो टोकन्स क्या होते हैं कि वो पर्टिकुलर जो हमने प्रोग्राम लिखा है वो पूरे प्रोग्राम में वो पर्टिकुलर जो हमने चीज़ लिखी है, लाइक हम डिक्लेयर कर रहे हैं तो डिक्लेरेशन का एक फॉर्मेट है, सिंटैक्स होता है। तो उसमें जो हमने चीज़ें लिखी हैं वो क्या है, लाइक अगर मैं डिक्लेरेशन की बात करती हूँ उसमें हमने कोई अगर या फिर हम पूरे प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ होती है, कीवर्ड है या नहीं है, आइडेंटिफायर है या क्या है, वो कांस्टेंट है क्या, कोई स्पेशल या पंक्चुएशन सिंबल है, वो क्या है, वाइट स्पेस है, कमेंट है, वो सब चीज़ें फाइंड आउट करने का काम किसका होता है, लेक्सिकल एनालाइजर का।
ओके तो जो इनपुट होगा लेक्सिकल एनालाइजर का वो बेसिकली क्या हमारा सोर्स प्रोग्राम है। और इसका जो एक्चुअल अगर हम नॉर्मल टर्म में अगर ऑफिशियल जो टर्म नहीं लें नॉर्मल टर्म बोले तो ये बेसिकली क्या करता है, स्पेलिंग मिस्टेक्स के वेरिफिकेशंस को देखता है। स्पेलिंग्स जो हमने लिखी है वो क्या है, हमने क्या लिखा है उसके अंदर, ठीक है, वो लेक्सिकल एनालाइजर का काम है। डिटेल में भी हम डिस्कस करेंगे, अभी हम शॉर्ट में एक एक फेज देख रहे हैं, देन स्टेप बाय स्टेप हम हर पार्ट में सबसे पहले लेक्सिकल एनालाइजर का पूरा डिटेल देखेंगे, देन वो किस तरह से, अब मैंने बोला कि वो क्या आइडेंटिफाई कर रहा है कि वो कीवर्ड है या वो कोई आइडेंटिफायर है या वो कोई पंक्चुएशन सिंबल है या फिर वो कोई मतलब कांस्टेंट है, वो किस तरह से आइडेंटिफाई करेगा वो हम डिटेल में जब लेक्सिकल एनालाइजर का पार्ट देखेंगे वीडियो में उसमें हमें क्लियर हो जाएगा। बट बेसिकली क्या है, सोर्स हमारा सोर्स प्रोग्राम इनपुट है एंड देन आउटपुट इज वो टोकन्स हमारे यहाँ से आउटपुट मिलेंगे। नाउ ये जो टोकन्स जो हैं हमारे जो जनरेट हुए हैं टोकन्स, या हम ये लेक्सिकल एनालाइजर से जो टर्म्स वो बोलते हैं ना उसे लेग्समेज भी बोलते हैं, LEXEME, ठीक है, लेग्समेज भी वो जनरेट करता है। तो आइदर आप ये बोल लो या लेग्स में बोल लो, वो डजेंट मैटर। तो यहाँ हमारा जो नेक्स्ट फेज है वो क्या है, सिंटैक्स एनालाइजर। सिंटैक्स एनालाइजर क्या करेगा, टोकन्स उसके लिए क्या होंगे, अब इनपुट होंगे। क्यों, क्योंकि फर्स्ट फेज ने क्या कर दिया, उनको कन्वर्ट कर दिया टोकन्स के टर्म में कि भाई वो पर्टिकुलर चीज़ हमारी क्या है, कीवर्ड है, आईडी है, क्या है, कांस्टेंट है, व्हाटएवर। ओके, सो टोकन्स इनपुट बने हमारे सिंटैक्स एनालाइजर के। सिंटैक्स एनालाइजर के लिए अगर मैं एरर हैंडलर की बात करूँ तो किस तरह के एरर देखेगा, जैसे लेक्सिकल में वो क्या लेक्सिकल एरर दे रहा था, सिमिलरली सिंटैक्स एनालाइजर में वो किस तरह के एरर देखेगा, सिंटैक्स एरर देखेगा। ओके, और यहाँ से जो आउटपुट आएगा हमारा वो क्या आता है, बेसिकली पार्स ट्री आता है। पार्स ट्री सेम थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का जो पार्स ट्री है वही सेम पार्स ट्री का कंसेप्ट यहाँ है। अब वो क्या करेगा, सिंटैक्स एनालाइजर, नेम से ही जैसे मैं बताया सिंटैक्स को एनालाइज करेगा, मतलब जो हमने सिंटैक्स लिखा है वो सही लिखा है या नहीं। फॉर एग्जांपल मैंने अगर डिक्लेरेशन की बात करूँ, मैं सी में कोई वेरिएबल डिक्लेयर की बात कर रही हूँ तो क्या फॉर्मेट होता है, आगे सबसे पहले डेटा टाइप होता है, देन वेरिएबल नेम होता है। अगर हम सिर्फ डिक्लेयर कर रहे हैं, अगर डिफाइन कर रहे हैं, देन उसमें आगे इक्वल्स टू 10, 20 वट द वैल्यू वी वांट टू गिव वो चीज़ होती है। तो वो क्या एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है एक आइडेंटिफायर या किसी एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने का। तो क्या वो प्रॉपर वो सिंटैक्स है या नहीं है, नॉट अबाउट द स्पेलिंग, वो हमने जो वर्ड लिखा है उसके लिए नहीं है। लाइक फोर का एक फोर लूप के लिए अगर हम बात करें तो उसका एक फॉर्मेट है, फोर देन ब्रैकेट स्टार्ट होगा, इनिशियलाइजेशन, सेमीकोलन, कंडीशन चेक, देन सेमीकोलन, लाइक दैट। अब मैं अगर नॉर्मली एक एग्जांपल, चलो हमने फोर का डिस्कस किया तो मैं बता दूं, सिंटैक्स एनालाइजर बेसिकली क्या करने की कोशिश करता है, लाइक फोर के केस में हमारे पास क्या होता है, फोर देन यहाँ क्या आता है, इनिशियलाइजेशन, देन कंडीशन, देन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, लाइक दैट हमारा क्या होता है, फोर का फॉर्मेट होता है। तो सिंटैक्स एनालाइजर सिर्फ क्या करेगा, अगर इन केस मैंने इस फोर को फ्रो लिख दिया, FRO लिख दिया, देन ये फॉर्मेट लिख दिया, तो सिंटैक्स एनालाइजर क्या करेगा, इसे वैलिड बताएगा। क्यों, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग सिंटैक्स क्या है, सिर्फ सिंटैक्स को फाइंड करने की कोशिश कर रहा है कि जो मेरा फॉर्मेट है वो इस स्टैंडर्ड मैनर में है या नहीं है। अगर है देन वो उसको वैलिड बताएगा। ये जो चीज़ गलत है ना मीनिंग वाली, ये आती है हमारे नेक्स्ट फेज सिमेंटिक। सिमेंटिक मीन्स मीनिंग चेक करना कि जो हमने डिक्लेयर किया है वो मीनिंगफुल है या नहीं है। आपने फॉर एग्जांपल लिख दिया a/0, इज इट अ मीनिंगफुल थिंग, नहीं ना। तो वो चीज़ कौन मीनिंगफुल चीज़ है, जो हम लिख रहे हैं क्या उसका कोई मीनिंग है, वो मीनिंगलेस है, तो उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना कि क्या वो मीनिंगफुल है या मीनिंगलेस है, वो कौन चेक करता है, सिमेंटिक एनालाइजर। तो बेसिकली यहाँ जो सिंटैक्स हमारे होते हैं ना, फॉर्मेट प्रॉपर जो ऑलरेडी डिफाइंड है कि हमें इसी मैनर में लिखना है, वो चीज़ें सिंटैक्स एनालाइजर चेक करेगा और फिर वो उससे क्या करेगा, एक ट्री जनरेट करेगा और उस ट्री को क्या कहा जाता है, पार्स ट्री कहा जाता है। नॉर्मली ट्री किनके लिए जनरेट होता है, लाइक मैं लिख रही हूँ a+b के लिए, तो वो लाइक x इक्वल्स टू a+b ये है, तो वो क्या करेगा, इसका एक ट्री जनरेट करेगा x जिसमें क्या आ रहा है a देन प्लस एंड b ये आ रहा है, या फिर इस तरह को इस तरह से करते हैं प्लस a b, अगर हम ऑपरेटर वाली बात करें जिसमें ऑपरेटर की प्रेजेंस या नॉल देखी जाती है, और ये फिर किस में जा रहा है हमारा x में। इस तरह से वो क्या करता है, एक ट्री जनरेट करता है हमारे एक्सप्रेशन की। ये जो ट्रीज होते हैं बेसिकली इनको हम क्या पार्स ट्री बोलते हैं, मतलब हम हमारे इस एक्सप्रेशन को कैसे इवेल्यूट कर रहे हैं वो चीज़ है। तो वो क्या करेगा, यहाँ से एक ट्री जनरेट करके देगा जिसे हम क्या बोलते हैं, पार्स ट्री बोलते हैं।
पार्स ट्री अब हमारा क्या होगा, इनपुट होगा सिमेंटिक एनालाइजर का। ओके, सिमेंटिक एनालाइजर अभी जस्ट बताया जैसे कि वो क्या कर रहा है, मीनिंग चेक कर रहा है कि जो चीज़ हमने डिक्लेयर की है वो मीनिंगफुल है या नहीं है। ठीक है, तो वो काम किसका है, सिमेंटिक एनालाइजर का। और इस यहाँ जो एरर्स आती हैं वो कौन सी एरर होती हैं, सिमेंटिक एरर होती हैं। ये हमारा एरर हैंडलर है। ऑब्वियसली हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ से वो ये चीज़ जनरेट करेगा, वो बता देगा कि वो कीवर्ड है, वो आइडेंटिफायर है या क्या है, ऐसा करके 4-5 चीज़ें फिक्स है। अगर उनमें से कुछ और हुआ तो ऑब्वियसली वो क्या हुआ, वो एरर ही हुई ना, तो वो एरर हैंडलर उसको हैंडल करेगा। सिमिलरली सिंटैक्स में बोला, अगर वो वैलिड है तो वो पार्स ट्री जनरेट कर देगा, अगर नहीं है तो वहाँ से वो क्या करेगा, सिंटैक्स एरर जनरेट करेगा ना, तो उसे कौन हैंडल करेगा, एरर हैंडलर। सिमिलरली अगर सिमेंटिक में मैंने बोल दिया कि भाई अगर पार्स ट्री वैलिड है, देन उसके बाद वो क्या करेगा, यहाँ से जो ये भी क्या ट्री ही जनरेट करता है, लेकिन उस ट्री में, उस ट्री को क्या नाम देते हैं हम, एनोटेटेड पार्स ट्री नाम देते हैं, एनोटेटेड पार्स ट्री। नाउ व्हाई एनोटेटेड पार्स ट्री, क्यों, क्योंकि इसमें हर चीज के लिए एजेस पे उसका टाइप, लाइक मैं अगर यहाँ बात करूँ, ये इंट था, ए और बी भी हमारे इंट एंड इंट थे, ठीक है, तो यहाँ वो इनके साथ क्या, साथ में इनका टाइप भी बताएगा कि ये इंटीजर टाइप है, ये ए हमारा इंटीजर है, बी इंटीजर है, एक्स इंटीजर, अगर एक्स फ्लॉट होता तो ये फ्लॉट, मतलब यहाँ एनोटेशंस, नोटेशंस भी गिवन होती हैं। जो हमारा ट्री होता है, पार्स ट्री में नॉर्मली हमें नोटेशंस नहीं गिवन थी, सिर्फ ट्री हो जाता है जिसमें हमें एक्सप्रेशन पता है, लेकिन यहाँ क्या है, बकायदा सारे नोटेशंस भी गिवन होते हैं कि फाइनल, अगर लेट्स अज्यूम ये दोनों इंट है और ये हमारा फ्लॉट होता, तो यहाँ क्या आ जाता, फ्लॉट, तो उस केस में क्या होता, इनका जो सम आता, फॉर एग्जाम्पल इट्स 3 एंड इट्स 2, तो इनका सम क्या आता, 5, लेकिन हमें स्टोर किस में करना है, फ्लॉट टाइप में, तो वो ऑब्वियसली क्या बनता, 5.0 बनता ना। तो यहाँ से वो चीज़ कंक्लूड करता है कि फाइनल आंसर का हमें किस टाइप का बनाना है। तो ये जो ट्री जनरेट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एनोटेटेड पार्स ट्री बोलते हैं। तो सिमेंटिक एनालाइजर मीनिंग चेक करके जो ट्री जनरेट करेगा उसे क्या बोला जाता है, एनोटेटेड पार्स ट्री, और अगर एरर आते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, सिमेंटिक एरर। ओके, आफ्टर दैट इंटरमीडिएट कोड जनरेटर आता है। इंटरमीडिएट कोड जनरेटर क्या करता है, यहाँ तक हमने हमारा पूरा प्रोग्राम चेक कर लिया कि वो सही है या गलत है। अगर यहाँ से कोई भी स्टेप में एरर आ जाती है तो हमारे पास डायरेक्टली कंपाइल करने के बाद एरर की एक लिस्ट शो हो जाएगी कि आपके प्रोग्राम में ये एरर्स है, ठीक है। अगर यहाँ तक में कोई एरर जनरेट नहीं होती है तो वो क्या करेगा, इंटरमीडिएट कोड, वो डायरेक्टली हम बोल रहे हैं कि सोर्स होगा, टारगेट प्रोग्राम होगा डेफिनेटली, लेकिन वो सोर्स से टारगेट में कन्वर्ट करने से पहले उसको इंटरमीडिएट कोड में जनरेट करता है, एक बीच का, जैसे हम बोलते हैं ना बीच का एक रास्ता ले लेना, उस तरह से वो क्या एक बीच का कोड जनरेट करेगा। अब वो कोड क्यों जनरेट करता है, क्योंकि उस कोड का एवोल्यूशन इजी होता है एज कंपेयर टू आर प्रोग्राम। हमने जो प्रोग्राम लिखा है उसके कंपेयर में वो जिस मेथड में उसको कन्वर्ट करता है उसका एवोल्यूशन या उसका एग्जीक्यूशन बहुत ही इजी होता है। सेकंड, वो जो कोड होता है वो पोर्टेबल होता है। आप अपने इस प्रोग्राम में आपने लिखा, अगर आप किसी और अनदर लैंग्वेज में उसको रन करना चाहोगे तो आपका डायरेक्टली हाई लेवल में तो वो ऑब्वियसली आपने सी में ही लिखा है तो सी के कंपाइल, लेकिन इंटरमीडिएट जो कोड है ना फिर वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी हो जाता है। दैट्स अ इंटरमीडिएट कोड जनरेटर जो होता है वो हेल्पफुल होता है किसके केस में, आपके, इसलिए आपको वो क्या करता है, इंटरमीडिएट कोड जनरेट करता है। बेसिकली ये क्या है, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर क्या है, इट इज़ अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट द सोर्स प्रोग्राम इनटू सम इंटरमीडिएट कोड। और जो एडवांटेज है इसका क्या है, वो जस्ट एक, और सबसे बेस्ट एग्जाम जो एडवांटेज है ना वो है ऑप्टिमाइजेशन। वो उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को या क्या कहते हैं ऑप्टिमाइज कर देता है। ऑप्टिमाइज ऑब्वियसली हम अगर हमारे रिजल्ट्स को ऑप्टिमाइज करें देन वो क्या है, बेस्ट रिजल्ट होंगे एज नॉर्मल टू नॉर्मली अगर हम उसको करें तो ये क्या करता है, हमारे कोड को ऑप्टिमाइज करने का काम करता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर हम देखें एडवांटेज जो है इंटरमीडिएट कोड जनरेटर का वो है ऑप्टिमाइज करना है इसका। और यहाँ से जो हमें आउटपुट मिलता है ना वो होता है बेसिकली हमारे पास कुछ एड्रेसेस टाइप के होते हैं, मतलब कोड जो होते हैं कुछ अलग अलग एड्रेसेस में होते हैं, 0 एड्रेस, 1 एड्रेस, 2 एड्रेस, एंड जो लेटेस्ट जो अभी चल रहा है जो फॉलो होता है वो क्या है, 3 एड्रेस कोड। क्योंकि 3 एड्रेस कोड जो होता है ना उसमें ईच एंड एवरीथिंग क्लियर होती है कि भाई ये इस टाइप का है, ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है, फाइनल आंसर आपका इस फॉर्मेट में आना है। दैट्स वाई जो हम यूज़ करते हैं हमारे कंपाइलर्स में वो क्या है, 3 एड्रेस कोड है, 3 एड्रेस कोड। यहाँ से जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, 3 एड्रेस कोड। नाउ आफ्टर दैट वी हैव अ कोड ऑप्टिमाइजर। जो 3 एड्रेस कोड है वो उसको फर्दर और ऑप्टिमाइज करता है, तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा,
ऑप्टिमाइज्ड 3 एड्रेस कोड। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ऑप्टिमाइज 3 एड्रेस कोड मिलेगा। जो हमने यहाँ से कोड दिया उसको फर्दर और ऑप्टिमाइज करेगा। ठीक है, अब ये आप यहाँ से भी हमें एडवांटेज क्या मिला कि वो ऑप्टिमाइज कर रहा है, बट वहाँ से भी जो 3 एड्रेस कोड जनरेट हुआ ना, माइट पॉसिबल उसमें भी हमारे पास क्या हो, कुछ अननेसेसरी चीज़ें हों। फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्रोग्राम की बात करें, वैसे तो वो लेक्सिकल एनालाइजर, सबसे पहले लेक्सिकल एनालाइजर क्या करता है, उसमें से यूजलेस चीज़ें भी हटाता है, बट वो यूजलेस जो डायरेक्टली दिख रही है। फॉर एग्जाम्पल वाइट स्पेस एंड कमेंट। हम जो कमेंट्स देते हैं वो कभी भी आपने देखा होगा प्रोग्राम से रन किए हैं, वो कभी रन नहीं होंगे, आपके आउटपुट स्क्रीन पे वो कमेंट्स नहीं दिखते हैं। क्यों? क्योंकि उसे इग्नोर कर दिया जाता है। और वो इग्नोर कौन करता है, लेक्सिकल एनालाइजर सबसे पहले वाइट स्पेस एंड इसको क्या बोलते हैं, कमेंट्स को इग्नोर कर देता है। लेकिन स्टिल हमारे चीज़ में कुछ यूजलेस, आपने उसमें पढ़े होंगे यूजलेस वेरिएबल्स क्या होते हैं, कुछ चीज़ें यूजलेस होती हैं, डेड कोड्स होते हैं, डेड सिंटैक्सेस होते हैं। अगर आपने बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग पढ़ी है तो उसमें आपने देखा होगा कि कुछ डेड सिंटैक्स होते हैं, मतलब कुछ डेड वेरिएबल्स होते हैं, यूजलेस वेरिएबल्स होते हैं, जिनका एक्चुअल में कोई रोल नहीं परफॉर्म हो रहा होता है हमारे उसमें प्रोग्राम में। तो कोड ऑप्टिमाइजर क्या करेगा, उससे और ऑप्टिमाइज, यहाँ से तो हमारे पास वो यूजलेस अगर है तभी वो क्या सिर्फ इंटरमीडिएट कोड जनरेट कर रहा है, वो अपनी तरफ से कर देगा। लेकिन कोड ऑप्टिमाइजर क्या करेगा, उन डेड कोड्स को, वो जो यूजलेस वेरिएबल्स है उनको हटाएगा। दैट्स व्हाई हमारे पास कोड ऑप्टिमाइजर का एक्चुअल रोल परफॉर्म क्या है, इट एलिमिनेट्स अननेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन द सोर्स कोड। दैट्स व्हाई हमारा जो स्पेस एंड टाइम है वो कम हो, वो सेव हो जाए, मतलब हमारी जो फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की हम बात करें तो वो रिड्यूस हो जाए। दैट्स व्हाई कोड ऑप्टिमाइजर यूज होता है। ठीक है, आफ्टर दैट वी हैव अ कोड जनरेटर। ऑब्वियसली कोड जनरेटर क्या करेगा, हमारा फाइनल जो कोड है, टारगेट कोड जिसमें हमें कन्वर्ट करना है, वो उसमें कन्वर्ट करने के काम करेगा। एट लास्ट जो फाइनल ऑप्शन होता है, फेज होता है, वो है कोड जनरेटर। अब कोड जनरेटर क्या है, इट इज बेसिकली अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट ऑप्टिमाइज्ड इंटरमीडिएट कोड, नॉट द सोर्स कोड। इट विल ऑप्टिमाइज, इट विल ट्रांसलेट दैट ऑप्टिमाइज्ड इंटरमीडिएट कोड। ये क्यों? क्योंकि इसका इनपुट क्या है, ऑप्टिमाइज्ड इंटरमीडिएट कोड आया है, जो कि क्या है, 3 एड्रेस कोड, ऑप्टिमाइज्ड 3 एड्रेस कोड। देन इट इज अ प्रोग्राम विच बेसिकली ट्रांसलेट दैट ऑप्टिमाइज्ड इंटरमीडिएट कोड इनटू रिक्वायर्ड टारगेट लैंग्वेज। रिक्वायर्ड टारगेट लैंग्वेज। अब मैंने रिक्वायर्ड क्यों बोला, क्यों? क्योंकि अभी जैसे मैंने एग्जांपल बताया, मैक्सिमम चांसेस में हम लो लेवल में कन्वर्ट करते हैं, बट इट डिपेंड्स कि हम किस पर्टिकुलर, लाइक सी और C++ जो है वो असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। वही हम जावा की बात करें तो वो वाइट कोड्स में जनरेट करता है। अगर हम JVM की बात कर रहे हैं, JVM कंपाइलर की, तो वो किस में कन्वर्ट करता है, उसको वाइट कोड में कर रहा है। दैट्स वाई हम टारगेट प्रोग्राम बोल रहे हैं। क्यों? जिस पर्टिकुलर टारगेट के लिए वो बनाया है, उस टारगेट में वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है। आफ्टर दैट लास्ट फेज हमारे पास क्या है, सिंबल टेबल मैनेजर। ये एरर हैंडल करेगा इनकी, नो प्रॉब्लम। सबके एरर्स होते हैं, जो मेजर एरर्स है ना वो इन 3 के हैं, तो इन 3 को हमने डिस्कस किया। बाकी सब में भी अगर कोई एरर जनरेट होती है तो वहाँ से एरर हैंडलर उसको हैंडल करेगा। ओके, नेक्स्ट होता है सिंबल टेबल मैनेजर। अब सिंबल टेबल मैनेजर क्या करेगा, ये सभी जो होते हैं ना, इनके सब में क्या, लाइक ये हमें टेबल के फॉर्मेट में आउटपुट देगा, ये ट्री के तरह से हमें देगा। उन सब के जो सिंबल्स हैं ना, जो भी वो सिंबल जनरेट कर रहे हैं, उनको मैनेज करने का काम करता है। ABCD वटेवर हम सिंबल्स यूज़ कर रहे हैं, जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उसमें प्लस माइनस, वो सब हैंडल करने का काम किसका है, सिंबल टेबल मैनेजर का। मेजर जो फेजेस है ना, वो ये 6 फेजेस है। बाकी ये इन सब के साथ मर्ज्ड हैं, इनके सबके साथ रोल परफॉर्म करते हैं। ये एरर हैंडल करेगा, ये हर फेज पे जो पर्टिकुलर सिंबल्स आ रहे हैं उन सिंबल को मैनेज करने का काम करेगा। यहाँ से हमें कुछ कन्वर्जन्स होते हैं, सोर्स देन टोकन्स देन पास ट्री देन एनोटेटेड पास ट्री, आफ्टर दैट 3 एड्रेस कोड एंड देन ऑप्टिमाइज 3 एड्रेस कोड, एंड एट लास्ट वी विल गेट द टारगेट प्रोग्राम। तो ये फेजेस होते हैं और इस तरह से वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है हमारे सोर्स प्रोग्राम को पर्टिकुलर टारगेट फेज में। अब ये जो फेजेस हैं, इसमें से नॉर्मली यहाँ तक हमारा कंपाइलर का डिस्कशन हो जाता है, लेकिन अगर थोड़ा सा और हम बढ़ें तो इन फेजेस को भी ना 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक तो क्या होता है फ्रंट एंड फेजेस जिसे हम बोलते हैं, और एक को हम क्या बैक एंड फेजेस बोलते हैं। अब फ्रंट एंड फेजेस क्या होते हैं, फ्रंट एंड फेजेस कंपाइलर के वो फेज हैं जो कम्प्लीटली सोर्स लैंग्वेज पे डिपेंड कर रहे हैं। जो हमने सोर्स लैंग्वेज दिया है उन्हीं पे डिपेंड कर रहे हैं, मतलब वो पूरा अभी तक जो भी प्रोसेस कर रहे हैं वो किस पे, सोर्स लैंग्वेज पे ही कर रहे हैं। वो सारे फेजेस क्या हैं, फ्रंट एंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेक्सिकल, सिंटैक्स, सिमेंटिक एनालाइजर,
और इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। ये यहाँ तक के जो हमारे फेज है ना, ये क्या फ्रंट एंड है। जो कोड ऑप्टिमाइजर है ना, ये भी पार्शियली डिपेंड करता है, पार्शियली वो कोड जिसमें एक्चुअली टारगेट लैंग्वेज में डिपेंडेंसी नहीं है, या जैसे ये बोलते हैं मशीन इंडिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि टारगेट लैंग्वेज तो मशीन के अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज रिक्वायर्ड है वो करेगा। तो वो कोड जो मशीन इंडिपेंडेंट है उस केस का तो कोड ऑप्टिमाइजर हमारा फ्रंट एंड में जाएगा। अदरवाइज वो मशीन डिपेंडेंट जो होगा वो कहाँ आएगा हमारा उसमें बैक एंड में। और कोड जनरेटर ऑब्वियसली बैक एंड, मैंने ये स्पेशली लिखा हुआ है। लेट्स सी क्या है। फ्रंट एंड फेजेस एंड बैक एंड फेजेस दो पार्ट में डिवाइड होता है। फ्रंट एंड फेजेस में क्या है, वो जो कंप्लीटली किस पे डिपेंड कर रहे हैं, सोर्स लैंग्वेज पे डिपेंड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल लेक्सिकल, सिंटैक्स, सिमेंटिक एंड इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, ये तो हमारे डायरेक्टली किस पे, सोर्स पे जनरेट कर। क्यों? क्योंकि ये सारे किस पे काम कर रहे थे, सोर्स कोड पे ही जनरेट कर रहे थे। देखो यहाँ तक का हमारा सारा जो प्रोसेस था वो किस पे, सोर्स कोड पे तो हो रहा था। इस स्टेप पे हमारे पास एक इंटरमीडिएट कोड आ गया। अब यहाँ वाला काम किस पे होगा, इंटरमीडिएट कोड पे होगा। यहाँ से आप सोर्स कोड से रिलेट नहीं करोगे, यहाँ से बचे हुए फेज आपके किसमें, इंटरमीडिएट कोड पे काम करेंगे। दैट्स वाई यहाँ से ये जो फर्दर दो फेजेस हैं ये किस पे हो जाते हैं, बैक एंड में। लेकिन ये जो बीच का फेज है ना, ये अगेन दोनों से बिलोंग करेगा। लेकिन कब, अगर वो मशीन इंडिपेंडेंट वर्क कर रहा है, मतलब ऑब्वियसली टारगेट लैंग्वेज क्या मशीन के फॉर्मेट का है। अगर वो मशीन इंडिपेंडेंट है कोई कोड, तो वो किसमें, मशीन इंडिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइजर बन जाएगा। उस केस में वो किससे बिलोंग करेगा, फ्रंट एंड। अगर वो टारगेट पे डिपेंड कर रहा है, कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन टारगेट, देन वो किससे बिलोंग कर जाएगा, बैक एंड से। और कोड जनरेटर तो ऑब्वियसली किसमें, बैक एंड फेज में ही है। क्यों? क्योंकि वो तो पूरी तरह से किस पे वर्क कर रहा है, इंटरमीडिएट कोड पे ही वर्क कर रहा है। तो ये होता है ओवरऑल इंट्रोडक्शन ऑफ द कंपाइलर। फर्दर वीडियो में हम लेक्सिकल एनालाइजर को डिटेल में देखेंगे, सिंटैक्स एनालाइजर, सिमेंटिक एनालाइजर, सारे फेजेस को हम डिटेल में देखेंगे। जिसमें से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, एक क्वेश्चन लेक्सिकल एनालाइजर में, लेक्सिकल एनालाइजर का जो क्वेश्चन आता है ना, उसमें सिर्फ वो नंबर ऑफ टोकन्स पूछते हैं कि अगर इसको हम लेक्सिकल एनालाइजर फेज से पास करें तो कितने नंबर ऑफ टोकन्स जनरेट करेगा वो। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लेक्सिकल एनालाइजर के पार्ट में सबसे पहले टोकन्स आइडेंटिफाई करना देखेंगे कि टोकन क्या है, देन काउंट करना सीखेंगे कि कितने टोकन्स वो उसमें से जनरेट करेगा। ठीक है। आफ्टर दैट हम सिंटैक्स एनालाइजर देखेंगे। सिंटैक्स एनालाइजर में सारे फेज वो देखेंगे, जितने भी वो पार्सिंग के तरीके हैं, LR पार्सिंग, SLR, CLR, LALR, जितनी भी पार्सिंग्स हैं वो सारी पार्सिंग देखेंगे। देन सिमेंटिक एनालाइजर एंड ऑल। अगर आपको इसमें इंट्रोडक्शन में कोई भी कंफ्यूजन है, जो कोड जनरेट हो रहा है या फिर किसी पर्टिकुलर फेज में कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।